हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ जो पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही थी क्लास 7th की। 6 हमने कंप्लीट कर ली, 7 के भी हमने 3 चैप्टर कर लिए और अब हम 3 चैप्टर आज फिर कंप्लीट करेंगे, 5, 6 और 7। क्लियर है? तो ये हमारा 5वां चैप्टर है हमारे मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमारा चैप्टर है, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है खास, जो हमारे लक्ष्मीकांत चाचा हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसका हम हल्का सा एक पोर्शन देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स होते क्या, हल्की सी एक झलक है इसमें। ऐसा ही हमारा डीपीएसपी में है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। भी थोड़ा थोड़ा इसमें दिया गया है ताकि हम जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे उसे पढ़ने में आसानी होगी। और ये हमारा है कानून बनाने वाली संस्था, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो बढ़ते अपने टॉपिक की ओर और फटाफट से फिनिश करते हैं। हमारे मूल अधिकार क्लियर है? तो इसमें जो आपके काम का है वो हाईलाइट है, जो नहीं है आपको फिर भी एक बार पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ लेना। क्लियर है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार का मतलब होता है कि सब लोग को समान अवसर मिलेंगे। हर प्रकार की समानता को किसी के साथ जाति, मूल, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? समानता का अधिकार का मतलब ये होता है सभी कानून नागरिकों के लिए समान व्यवहार करता है, धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है? यदि अलग अलग जाति के लोग एक ऐसा अपराध करते हैं, उसमें अगर कोई किसी का ऐसा व्यवहार करता है, उसके साथ भेदभाव करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। स्कूल, कॉलेजों में, सरकारी नौकरियों में इनसे आरक्षित रखे गए हैं। इनके लिए 33% का जो आरक्षण है वो दिया गया है। तो ठीक है, इसमें नहीं है कुछ हमारे काम का, भी फैक्ट भी नहीं है इसमें। तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। हमारे संविधान में हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ये आप चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि हमें आगे चल के जो विद आर्टिकल याद करना ही है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें समझ लीजिए कि हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता है हमारी निजी और जो फैसले होते हैं उन्हें लेने में। क्लियर है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई हमारा शोषण करता है, जैसे हम गरीब आदमी को असहाय बनाती है, विशेष रूप से स्त्रियों, बच्चों, गरीबों, इनके साथ इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, या फिर किसी भी प्रकार का किसी गरीब आदमी का अमीर आदमी ने शोषण कर लिया, तो उसके विरुद्ध में अधिकार दिया है, हम उसे कोर्ट में जो है कि फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। 14 वर्ष की कम आयु के लिए बच्चे हो तो उनके कारखानों में नहीं भेजा जाए, वो शोषण माना जाता है, तो उन्हें नहीं भेज सकती। इसके लिए भी सरकार ने दंड का प्रावधान रखा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? हमें अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपना कोई भी धर्म अपना सकें और अपने धर्म के हिसाब से उसकी उपासना कर सकें, भक्ति कर सकें। क्लियर है? इससे हमारे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा कि आप कोई इस धर्म की पूजा नहीं कर सकते। पूजन और प्रचार, धर्म प्रचार का भी अधिकार है। हम अपने धर्म को का प्रचार भी कर सकते हैं, ये अधिकार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मूल अधिकार, समानता, ये सारे हमने अभी पढ़े हैं। ये हम लक्ष्मीकांत में डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ने को तो अभी इसको आर्टिकल में कन्वर्ट करके पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे पढ़ना ही है। तो हम यहाँ पे क्यों इतना तनाव लें? वहीं पे पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। अभी इसमें समानता के अधिकार में इसमें आर्टिकल और इसकी जो सब क्लॉजेस वो ऐड कर दे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसको अभी थोड़ी समझते हुए चलेंगे आखिर ये होता क्या है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है कि मान लो किसी हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हो गया, किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश की, तो उसका भी उपचार हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 30 में, 30 और 32 में। क्लियर? तो उसे हम वहीं पे समझेंगे। छठे अधिकार के अंतर्गत
कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय में सरकार की कार्रवाई को चुनौती दे सकता है। ये सरकार कोई गलत कार्रवाई करे तो कोई भी नागरिक सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है। सरकार का कोई, वो जो मैं पढ़ा था ना था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी के कोई भी आदेश या कानून जो मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसे मान लो हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा तो उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है? यही कारण है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। क्लियर है? इस तरह हम नागरिकों को 6 आधारभूत अधिकारों के बारे में पढ़ें तो हम ये वहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आपातकाल में राष्ट्रपति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा को छोड़कर, मतलब आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति शासन में भी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? अधिकारों की स्थिति नहीं कर सकता। आपातकाल में जब अधिकार स्थगित हो जाते हैं तो कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है। अधिकारों के लिए उसका ये 2 आर्टिकल, जीवन का अधिकार और ये 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है और मान लो एक वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो उसे छोड़कर वो भी नहीं हो सकता। आप नहीं बोल सकते, घूमने का अधिकार, ये सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो इस वजह से हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है? अभी अभ्यास प्रश्न रह गए जो हमारे लिए मूल अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन नहीं करने। क्लियर है? नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें हम जो मेंस का आंसर लिखेंगे उसके लायक इसमें कुछ है नहीं। तो आगे पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल्स भी ऐड करेंगे और आगे पढ़ते हुए चलेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो थोड़ा समझते हैं इसको क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत की सारी सरकारों के लिए निर्देश, हर सरकार का यह कर्तव्य है कि कानून बनाते इनका ध्यान रखें। ये बाध्य नहीं होते सरकार पर, कि मजबूर नहीं होती, ये सरकार को ऐसा निर्देश देते हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो ये भी आपका काम नहीं है, इसे भी छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक निर्देशक तत्व के अनुसार समाज के सभी नागरिकों के जीवन यापन के यथोचित संसाधनों को प्रयुक्त करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार 14 साल की ये आयु शोषण, ये अनिवार्य शिक्षा मिले। नीति निर्देशक तत्व में जो हमारे गांधी जी है पूरे संविधान में कहीं दिखते हैं तो वो नीति निर्देशक तत्व में दिखते हैं। ये कोट आप कर सकते हैं, वैसे एथिक्स में होता है, क्योंकि गांधी जी की झलक इसी में मिलती है। गांधी जी का क्या था कि किसी पर दबाव मत बनाओ, प्यार से काम करवाने की उसमें थे। तो ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस सरकार पर दबाव नहीं है, लेकिन ये सरकार पर इमोशनल इम्पैक्ट डालने का काम करते हैं कि आप इनका भी ध्यान रखें, है ना। यह प्रयास है कि मजदूरों को काम करने तथा रहन सहन की परिस्थितियों में संतोषप्रद हो। भारत के सारे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर आश्वासन दिया जाना चाहिए। आश्वासन दिया जाना चाहिए, आश्वासन दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिया जाना चाहिए। इन तत्वों में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, जैसे सरकार फाइन भी रखती है नशीले पदार्थों का सेवन करने पर या फिर बेचने पर, जिसमें जन स्वास्थ्य की सुधार, नशीले तत्वों का समान कर और औरतों और आदमी दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। हम ये पढ़ेंगे आगे पूरा डिटेल में। जैसे मान लो कोई काम हो गया, ऐसे कोई पोस्ट हो गई जिसपे एक महिला है और एक पुरुष भी है, तो उसके समान कार्य के जो सैलरी पुरुष को मिलेगी वही महिला को भी मिलनी चाहिए। क्लियर? इन सबको नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह समाज के कमजोर वर्ग, विशेष को अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण दे। क्लियर? जनजातियों के हितों की रक्षा करे। अंत में ये सिद्धांत न सिर्फ देश के अंदर चहुमुखी विकास के लिए वरना अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए स्थापित करने के लिए भी निर्देश देते हैं। हमारा देश की शांति सुरक्षा होती है, यहाँ पर तो लागू होते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं वहाँ पर भी लागू होते हैं, जिससे कि दो देशों के बीच में शांति व्यवस्था बनी रहे।
ये आपका काम का नहीं है, ये भी नहीं है। उदाहरण के मजदूरों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए LESI चिकित्सालय खोले गए, नहीं ये भी डाटा पुराना हो चुका है तो नहीं पढ़ना है। 20 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, 20 सूत्री कार्यक्रम जो होते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सरकार क्रियान्वयन के लिए 20 सूत्रीय जो क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व लागू कैसे हो, उनके क्रियान्वयन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम अपनाए गए। पता लगाओ 20, ये आगे हम पता करेंगे। क्लियर है। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, नहीं उसमें कंपैरिजन है तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में ऐसी सुरक्षा नहीं है। देखो फंडामेंटल राइट्स को क्या है, हम कोर्ट में जज कर सकते हैं और उसमें ये नीति निर्देशक तत्व इन्हें नहीं कर सकते। सीधी बात, एक डिफरेंस आप याद रखिए। नीति निर्देशक सरकार के आदर्श बनाए रखते हैं, सरकार को चलाना चाहिए कि सर फंडामेंटल राइट्स जो कहते हैं सरकार को ऐसे चलाना ही चाहिए, दबाव नहीं चलाएगी तो आप उसे कोर्ट में फाइल कर सकते हो। और ये नीति निर्देशक तत्व ये आग्रह करते हैं सरकार को ऐसे चलना चाहिए। क्लियर है। हमारी सरकार किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून यदि किसी मूल अधिकार को सीमित करता हो तो भी अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई जो नीति निर्देशक सिद्धांत में तो है, लोगों का भला है, अगर उससे किसी का फंडामेंटल राइट्स ब्रेक होता है तो वो अवैध नहीं होगा। आप उसे कोर्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते, सॉरी। क्लियर है। बशर्ते जो फंडामेंटल राइट्स जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अच्छा हो, लोगों को हित के लिए हो। तो जो हमारे काम का था तो लगभग हमने इससे निकाल लिया है और इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर फिनिश होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अर्थ को समझाइए, क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक दो क्वेश्चन करते चलिए आप, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे ये क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत के अर्थों को बताइए, ये आप कर लेना। इस पे 10-15 लाइन लिखने की कोशिश करना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा न्यू टॉपिक, कानून बनाने वाली संस्थाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझदारी से अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे और समझेंगे। क्लियर है। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी हम लोगों को। तो चलिए करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र सरकार की योजना का प्रावधान है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था इसका, उसमें हमने पढ़ा था ये सब। हमने यह देखा कि संविधान में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान है, एक केंद्र की एक संघ की। क्लियर है। कल पढ़ा था हमने। संघ सरकार में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय होता है संघ में। ठीक है। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, कौन सी जो बॉडीज हैं जो कानून बनाती हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलकर संसद बनती है। क्लियर। भारतीय संसद बनती, मान लो ये हो गया, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय बैठेंगे, ये हमारी लोकसभा और ये हमारी राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर बनेगी हमारी संसद। क्लियर है। राज्यसभा हमारी आर्टिकल 80, ये लोकसभा 81 और ये होगा हमारा 79 में आएंगे हमारे राष्ट्रपति। क्लियर है। संसद आ जाएगी 79 में, राष्ट्रपति आ जाएंगे हमारा आर्टिकल 52 में। क्लियर है। ये याद रखना आप, आर्टिकल 52 में आएंगे राष्ट्रपति और 79 में संसद। तुमने या तो संसद भवन देखा होगा या इसका चित्र देखा होगा। हाँ भैया देखा हमने। इस भवन में आम जनता में चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। जितने भी हम लोगों को चुनते हैं, जो हमारे MP MLA होते हैं, वो इसी में बैठते हैं। हर कानून बिल की शक्ल में संसद में पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति और हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने पर विधेयक कानून में बन जाता है। संसद उन विषयों पर कानून बनाती है जो संघ और संवर्ती सूची में आते हैं। अब समझिए, मान लो ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है
और यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं। ठीक, कोई बिल यहाँ से निकला, यहाँ पे गया, यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया, अब ये यहाँ पे गया तो राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दी और ये बन गया हमारा कानून। क्लियर है। अब ये आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से बिल यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। अब बस इतना ही समझ लीजिए। क्लियर है। और संघ होती है उसी पर कानून बनाएगी जो समवर्ती सूची में समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये मिलकर हम आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होती हैं। क्लियर। अभी बस इतना याद रखिए, समवर्ती सूची मतलब जो केंद्र और केंद्र की सूची होती है। क्लियर। अभी बस इतना याद रखिए, आगे ये तीनों सूचियों के बारे में देखेंगे, इन सूचियों में कितने विषय आएंगे वो भी देखेंगे। अब लोकसभा थोड़ा समझ, लोकसभा क्या होता है। लोकसभा जनता का सदन है, क्योंकि इससे सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। जो हम वोट डालते हैं, इससे हम किसको डालते हैं, लोकसभा सदस्यों को डालते हैं। इस जो चुने हुए सदस्यों को हम लोकसभा में भेजते हैं। क्लियर है। 18 साल उससे अधिक के नागरिक, जो 18 साल के जो नागरिक होते हैं वही तो वोट डालते हैं, फिर इनको हम संसद में भेजते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को। क्लियर है। ये रहा हमारा संसद भवन, और बहुत जल्द हमें नया संसद भवन देखने को मिलेगा। काम लगभग पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति, क्लियर, वह पात्र जिस मतदाता से अपनी पसंद व्यक्ति करता है वह, ये नहीं पढ़ना आपको, कुछ काम का नहीं। ये देखिए पुराने तरीके से वोट डल रहा है, अब तो ईवीएम आती है, यहाँ ऐसी होती है, बटन दबाओ काम खत्म। क्लियर है। मतदान करते हुए महिला, तो ये पुरानी एनसीईआरटी उसी हिसाब से बना हुआ। यहाँ से पढ़ते हैं। जो लोकसभा मेंबर होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो तो वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है। जो व्यक्ति दिवालिया हो या पागल हो लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं लड़ सकता। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट हो, जिसके पास जो फंड हो वो ना हो, जो बैंकों का पैसा लेके भाग गया हो, दिवालिया होता है। पागल हो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो जॉब, गवर्नमेंट जॉब होते हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर। ये गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है। और आगे इसमें भी और चीज़ें ऐड करेंगे, दिवालिया हो, पागल हो, या फिर उसके ऊपर 2 साल से अधिक सजा का प्रावधान हो, और भी उसमें जो चीज़ें हैं। और भारत का नागरिक हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है ये डिटेल में आगे करेंगे। अभी बस इतना था। कांग्रेस, जनता दल, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये प्रमुख पार्टियां हैं, सबको पता ही है। कन्नड़ में ये पिछले 30 साल तक देश भर में कांग्रेस ने शासन किया। 1970 में हुए चुनाव में जनता पार्टी आई, लेकिन 1980 के दशक में 1985 के चुनाव में फिर से सत्ता आ गई। आपको ये नहीं पढ़ना है, फिर थोड़ा देख लीजिए। मार्च 1970 में हुए चुनाव में जनता पार्टी सत्ता में आई, 1970 में आई, लेकिन 1980 तथा 1985 के चुनाव में फिर से कांग्रेस आ गई। क्लियर है। सन 1989 में जनता दल में मिली जुली सरकार, जो 1990 11 मार्च टूट गई। जो गठबंधन करके सरकार बनाई थी वो 11 मार्च तक चली और टूट गई, और फिर से कांग्रेस आ गई। तो क्लियर है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 तक हो सकती है, अभी है नहीं, हो सकती है। सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष, जो चुने हुए सदस्य होते हैं वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हर सदस्य को अध्यक्ष के सामने संविधान की आस्था और निष्ठा की शपथ लेनी होती है। जब जो चुन के जाता है तो वहाँ पे जैसे मान लो प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो आपने देखा होगा उसको संविधान के सामने। अब हम आगे चल के करेंगे राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है और प्रधानमंत्री किसकी शपथ ग्रहण करता है, उसे समझेंगे। अभी बस इतना ही समझ लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है पॉलिटी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो धैर्य रखिए और समझते हुए चलिए। एनसीईआरटी पढ़ने का बस यही फ़ायदा है कि आगे की क्लासें जो हो गई, हाइब्रिड क्लासेस बोलते हैं, उसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। पर ये होगा ये नहीं, ये तो हमने कर रखा है, पर उसको और मल्टी डायमेंशनल तरीके से पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा उसमें। हमने देखा है कि बहुसंख्यक
सदस्य पार्टी टिकट पर चुनकर आते हैं। जो बहुसंख्यक सदस्य होते हैं, जो पार्टी टिकट नहीं देती उन पर चुनकर आते हैं। राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए कहता है। जैसे मान लो कोई पार्टी है, उसके सदस्य चुन के आए, अब वो कहेंगे सरकार बनाओ। जिसके सदस्यों का लोकसभा में बहुमत आने वाले अध्यायों में, ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसका लोकसभा में बहुमत ज्यादा होगा वही प्रधानमंत्री बनता है। वही राष्ट्र जो मंत्री को सहायता से मंत्रियों पर जो सजेस्ट करते हैं कि इसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री बना देता है। क्लियर है? ये देखिए, लोकसभा हमारी होगी। थोड़ा राज्यसभा के बारे में सुन लेते हैं। राज्यसभा हमारी आर्टिकल 81 में थी, नहीं सॉरी 80 में, और लोकसभा 81 में थी। क्लियर है? आर्टिकल अभी आपको याद रखना हो तो अच्छी बात है, नहीं रखना तो आगे हम डिटेल में करेंगे इसको। तो राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। लोकसभा में कितनी? 550, और राज्यसभा में 250। आप इसे याद रखें, इस डेट को। इससे क्वेश्चन पूछ ले, अभी कितने सदस्य हैं और कितने हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अभी हैं इसमें नहीं दिया, कितने हो सकते हैं ये दिया है इसमें। इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसे राष्ट्रपति इलेक्ट करता है। मनोनीत सदस्य होते हैं जो अपने किसी क्षेत्र में विशेष होते हैं, जैसे कोई कला, संगीत, साहित्य में जो होता है उसे। और इस एक एंग्लो इंडियन भी चुनते हैं। इनका चुनाव जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में काम करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हों। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त जो साहित्य के क्षेत्र में थे, श्रीमती नरगिस दत्त, अमृता प्रीतम और राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे। क्लियर है? 12 नामजद सदस्यों के आने अलावा बाकी सदस्यों का चुनाव राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब ये विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं ये हम डिटेल में करेंगे। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे तो नहीं रहने देते हैं। हर राज्य में उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें निश्चित होती हैं। सबकी संख्या, वहाँ की जनसंख्या होगी, उसके आधार पर सीटें होंगी। यहाँ से राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, लोकसभा की सीटें होंगी। उदाहरण के लिए जो हमारा उत्तर प्रदेश में से लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो ये हम बाद में ही देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे हल्का सा इंट्रो देखते चलिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश 34 प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। नागालैंड एक, ये पुराना डाटा है, नहीं हाँ राज्यसभा का, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश 34 राज्यसभा की सीटें हैं और नागालैंड की 1 है तथा कर्नाटक की 12 राज्यसभा की सीटें हैं। कुछ मिलकर राज्यसभा में 238 हैं। अभी सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित हो सकते हैं। तो 238 से ज़्यादा, ये 238 ये हो जाएंगे और 12 वो हो जाएंगे। राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब 2 साल में जो 1/3 मेंबर होते हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह हर सदस्य 6 वर्ष में जो एक सदस्य 6 वर्ष तक काम करेगा, और जो 2 साल बाद जो मेंबर जिनका 6 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है वो बाहर हो जाते हैं। ये लगभग 1/3, 1/3 सदस्य हर साल निकलते हैं। और राज्यसभा की जो सीटें 238 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये हमें याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य इसलिए सदन स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। स्थायी सदन है क्योंकि इसमें जो 1/3 मेंबर होते हैं हर साल वो रिटायर्ड हो जाते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी नागरिक जो 30 साल और अधिक हो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। कोई भी नागरिक 30 साल का हो। लोकसभा कहाँ गया? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का क्या था? 25 और इसका 30। क्लियर है? इसका कार्य संचालन के लिए एक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की व्यवस्था। उपसभापति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर है? संविधान ने संसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। उन्हें वेतन भत्ता मिलता है। हर एक
दिल्ली में रहने के लिए या तो जो जगह है वो तो नेताओं को होती है, सबको पता है कि दिल्ली में फ्लैट मिलता है, उनको रहने के लिए मकान मिलता है। वह भारत के किसी भी हिस्से में किराया देने से प्रथम श्रेणी मतलब किसी भी हिस्से में जाने को किराया नहीं देना पड़ेगा रेल का, और प्रथम श्रेणी का टिकट मिलेगा उनको, फर्स्ट एसी। क्लियर है। विधानसभाएं क्या होती है ये समझते हैं। राज्य विधानमंडलों का गठन बहुत कुछ संसद के समान है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। अब ये राज्य विधानसभाओं का अभी हम ये करें, जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वैसे ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। ये लोकसभा के चुनाव के जो विधानसभा होती हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होते हैं, जो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारी लोकसभा है, लोकसभा में कौन जाएगा, एमपी जाएंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे। और जो विधानसभा होंगे इसमें एमएलए जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है, एमएलए बोलते हैं जैसे, विधानसभा में ये जाएंगे। क्लियर है। और राज्यसभा के समान विधान परिषदें, जो विधान परिषदें होती हैं उनका राष्ट्रपति और राज्य के समान चुनाव होता है। राज्यसभा के समान विधान परिषदें हैं, लेकिन सारे राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। कुछ ही राज्यों में विधान परिषदें, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू तथा कश्मीर में तो सदन है, बाकी राज्यों में विधानसभाएं नहीं हैं। क्लियर। केवल इतना ही राज्यों में, ये पुराना डाटा है। एक दो राज्यों में और विधानसभा ऐड हो गई हैं, तो आप उसको भी देख लेना। तो आप इस लिस्ट को निकालना कि कितने राज्यों में विधानसभाएं हैं। क्लियर है। और उसमें विधानसभा कितनी सीटें हैं ये भी आप देखना। ठीक है। लोकसभा की तरह राज्य विधानसभा राज्य जनता का सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार मतलब 18+। इसके सदस्य की संख्या हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 425 है, सिक्किम में 32 है। ये सही है अभी भी, तो ये चेंज नहीं हुई है। थोड़ा और समझते हैं। विधान परिषदों का चुनाव अलग ढंग से होता है, इनका चुनाव अलग होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्य द्वारा होता है। दूसरे तिहाई एक राज्य की स्थायी संस्थाओं जैसे नगर निगम, म्युनिसिपल, जो राष्ट्र जैसे जो 1/3 सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा चुन लेंगे, और जो 1/3 जो बाकी बचेंगे उसे नगर निगम के जो वोट होते हैं ना, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, म्युनिसिपल कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषदों द्वारा और विश्वविद्यालयों, स्नातक तथा कुछ शिक्षकों द्वारा, जैसे जेएनयू वगैरह से चुन के भी जाते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते, जितने बचते हैं वो राज्यपाल भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्यों की योग्यता लोकसभा राज्यसभा के समान है। अब ये समझ लीजिए, ये हो गई हमारी लोकसभा, ये हो गई मेरी राज्यसभा। क्लियर है। अब लोकसभा में क्या होगा कि 25 साल उम्र चाहिए, राज्यसभा में 30 साल उम्र चाहिए। क्लियर है। और ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा विधानसभा राज्यों के सदस्यों के समान होती है, तो योग्यता जो वहाँ पर होगी वो योग्यता यहाँ पर होगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये 25 साल का होना चाहिए, यहाँ पे 30 साल का होना चाहिए। तो लोकसभा के नीचे कौन है, विधानसभा। केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, और यहाँ पे राज्यसभा तो विधान परिषद। क्लियर है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे राष्ट्रपति होता है लोकसभा राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। और जो विधानसभा विधान परिषद होता है, यहाँ पे राज्यपाल होता है। तो अब ये भी याद रखना। क्लियर है। बाकी से हम बहुत डिटेल में आगे करेंगे। अपनी कक्षा का चुनाव ये हमें नहीं करना है, छोड़ना है हमें। चुनाव की तैयारी करने वाली समिति, ये भी नहीं, कुछ नहीं करना। सब जो हमारे काम का था वो हमने निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। बस हमारा चैप्टर फिनिश। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से
अभी इतना रख रहे हैं, जो 18+ के जो युवा होते हैं या उससे आगे के होते हैं वही चुनाव देते हैं और जनता द्वारा इनका चुनाव होता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं। क्लियर है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? एक तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया ना हो, पागल ना हो। क्लियर है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है? आपको इसमें बताया गया चैप्टर में। अभी इतना याद रख लीजिए कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा, जो विधानसभा और विधान परिषद द्वारा चुन कर जाते हैं ये राज्यसभा में। क्लियर है? राज्यसभा में जो 2/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अभी आप इतना इसको नहीं आएगा समझ में, इसे हम डिटेल से करेंगे। अभी बस इतना ही आप याद रखिए कि विधानसभाओं द्वारा चुन कर जाते हैं ये। लोकसभा राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं सदस्य? लोकसभा में से 550 हो सकते हैं और इसमें 238, 550 लोकसभा में और राज्यसभा में 238 से अधिक नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? राज्यसभा में कितने से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। शिक्षा, संगीत, साहित्य के आधार पर। विधानसभा की रचना, विधान परिषद की रचना कैसे भिन्न है? ठीक है, तो ये हम अभी बाद में समझेंगे। वो वहाँ पे जो दिया गया है उतना क्लियर नहीं है, फिर भी आप उसी हिसाब से इसको कर लेना। किसी विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, तो कुछ 1/3 सदस्य विधान परिषद चुन लेगी विधानसभा के सदस्यों को। जैसे विधान परिषद है, इसको चुनाव के लिए आधे तो ये चुन लेंगे, 1/3, 1/3, और जो बचेंगे 2/3 उसे कौन चुनेगा? म्युनिसिपल, जिला परिषदें और जो कुछ विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टीचर, वो उन लोगों को चुन लेंगे। किन्हीं 3 राज्यों का नाम बताएं जिनकी व्यवस्थापिका में 2 सदन हो। जैसे उत्तर प्रदेश ये हो गया, महाराष्ट्र हो गया। क्लियर है? संसद सदस्यों की विशेषता कौन सी है? विशेषाधिकार क्या है? ये एसी टिकट में जाते हैं, फर्स्ट एसी में आया जाने का किराया नहीं लगता है। ठीक है? गुप्त पत्र, निर्वाचन क्षेत्र, वयस्क मताधिकार, ये आप गुप्त मत पत्र कौन सा होता है? बिना बताए निर्वाचन क्षेत्र जिससे वो कैंडिडेट खड़ा होता है, वयस्क मताधिकार 18+। क्लियर है? उसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर फिनिश होता है। तो थैंक यू। तो मिलते हैं कल अपने न्यू लेक्चर के साथ। तो हम इस सीरीज में 6 चैप्टर कर चुके हैं, 7 चैप्टर रह गए और हम कोशिश करेंगे कल भी 3 से 4 टॉपिक हो जाए हमारे चैप्टर्स छोटे छोटे, और फिर 2 क्लास और रहेंगे और ये हमारी बुक फिनिश हो जाएगी। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।